गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 122 है। यूपी पीएससी पीसीएस के लिए ये सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। और पिछले 15 दिनों में हमने हिस्ट्री कवर की है, उसमें भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लेकर हम आधुनिक भारत में पहुंच गए और बहुत सारे टॉपिकों को देखा। इम्पॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक कल के टेस्ट में हो गया था। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतियों का विकास और शिक्षा तथा समाचार पत्रों का विकास। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 122 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है, बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, भारतीय राजा हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे। अंग्रेजों ने भी भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण प्रदान किया। रेल मार्गों के विकास से भी भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा। भी का क्या अर्थ है? रेल मार्गों के विकास से भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा। कौन कौन सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल रेल मार्गों के विकास से भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश माल था वो पूरे भारत में उसका आवागमन होने लगा था और भारतीय राजा हस्तशिल्प को संरक्षण दे रहे थे। सही बात है ये। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने ब्रिटिश माल को ही संरक्षण दिया और रेल मार्गों का निर्माण करके उसी को पूरे भारत में फैलाया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ। तो यहाँ सत्य कथन जो हैं, पहला है, तीसरा है और दूसरा है गलत। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, तीसरा भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो यूपी पीसीएस के। देखिए, भारतीय राजा हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे और उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम पर रखते थे, जबकि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण दिया, भारतीय शिल्प को नहीं। को नहीं लिखा है, ठीक है, को नहीं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। और रेल मार्गों के विकास से भी भारतीय शिल्प को गहरा धक्का लगा। देखिए, डॉक्टर आर गाडगिल ने भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? भारतीय राजाओं द्वारा शिल्पियों को संरक्षण दिया जाना, किंतु अंग्रेजों द्वारा सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया जाना। जबकि अंग्रेज अगर संरक्षण देते तो ह्रास नहीं होता भारतीय शिल्प का। विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय लोगों ने जो है विदेशी रहन सहन को अपनाना प्रारंभ कर दिया, ये भी एक कारण था। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल को पूरे भारत में तेजी से पहुंचाने में मदद की, जिससे भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा। इसके अतिरिक्त मशीनी माल का मुकाबला करने में भी भारतीय उद्योग जो है असमर्थ था। ये इंपॉर्टेंट कारण है, यूपीएससी सिविल सेवा तक में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? विलेज वर्ड आया है। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन, कुटीर उद्योगों को कौन प्रोत्साहन दे रहा था? गांधी जी। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा गांधी जी। देखिए, भारत में कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की। इन दोनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किस आयोग ने दादा भाई नौरोजी से धन निष्कासन के मुद्दे पर प्रश्न किए थे? इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। कल के टेस्ट में जो है इनके लेखों या पुस्तक या किताबों के बारे में पढ़ा था हमने।
तो किस ब्रिटिश आयोग ने पूछ लिया इनसे कि कैसे हो रहा है धन का निष्कासन भारत से विदेशों में, बताइए। ये था बेलबी आयोग। बेलबी आयोग ने प्रश्न किए थे इनसे। तो बेलबी आयोग ने दादा भाई नौरोजी से धन निष्कासन के मुद्दे पर प्रश्न किए। और एक आयोग जो ऑप्शन में है, लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग, इस आयोग ने भारत में कृषि स्थिति सुधार की अनुशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। एक औद्योगिक आयोग था 1916 का। इस आयोग का कार्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार में उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिसमें सरकार जो है सहायता दे सके। और एक था मेन्स्टन आयोग। मेन्स्टन आयोग ने राजस्व में विभक्त मदों को त्याग करने पर बल दिया। परिणाम स्वरूप आय के कुछ स्रोत प्रांतीय तथा शेष केंद्र सरकार के लिए संरक्षित कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महात्मा गांधी भारत के औद्योगिकरण के ऐसे पहले उद्घोषक थे। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने स्वयं बंबई में साबुन का कारखाना खोलकर लोगों को आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए, गांधी जी तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे थे, तो औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक कैसे हो सकते हैं वो? तो ये गलत ही होगा पहला कथन। दूसरा वाला सही है। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने बंबई में खुद से ही साबुन का कारखाना खोला और लोगों को जो है आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और सही पूछा है। तो जहाँ जहाँ ए है उसको हटा दीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं बल्कि महादेव गोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने साबुन का कारखाना खोलकर लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। और इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की सहायता की। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बंबई में पारसी कापसजी नाना भाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये दो स्टेटमेंट है, लेकिन दो स्टेटमेंट है एक ही प्रश्न में, लेकिन अलग अलग प्रश्न बन सकता है इनसे। पहला जूट कारखाना बंगाल के सेरामपुर के निकट रिसरा में 1855 में शुरू किया गया। और सबसे पहले लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना बंबई में J.N. टाटा द्वारा की गई। देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना तो की गई थी J.N. टाटा के द्वारा, लेकिन बंबई में नहीं। यहाँ स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन डी वाला सही नहीं है और वही अपना आंसर है। देखिए, जमशेद जी टाटा के पुत्र J.N. टाटा ने 1907 में बिहार के जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी, ना कि बंबई में। ठीक है, यानी आयरन और स्टील कहाँ बना? बिहार के जमशेदपुर में। इसके बाद मैसूर में भद्रावती और बंगाल में स्टील कंपनियों की स्थापना की गई। तो डी विकल्प सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ददनी प्रथा। क्या है ददनी प्रथा? अंग्रेजों के द्वारा पड़ोसी देशों से ददनी प्रथा के तहत दास खरीदे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समान ही अंग्रेजों ने घोड़ों को दागना शुरू कर दिया ताकि दोहराव से बचा जा सके। या अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को इस प्रथा के तहत अपने अधीन कर लिया। या जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते थे। ब्रिटिश काल में ददनी प्रथा है ऑप्शन नंबर ए, यानी जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते थे। और ये तीनों के तीनों गलत हैं, ए है इसका आंसर। देखिए, जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते थे। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को पेशगी देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवाते थे कि वह निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1813 के चार्टर एक्ट में कितने लाख रुपए भारत में शिक्षा प्रसार हेतु रखे गए थे? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है।
और चार्टर एक्ट भी याद रखिएगा, इस तरह से ही पूछा जा सकता है, किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु रखे गए थे? तो सही उत्तर क्या है? 1 लाख रुपए। और चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 1833 का हो सकता है चार्टर, 1793 का चार्टर हो सकता है, और 1853 का चार्टर हो सकता है। सही उत्तर है 1813 का चार्टर। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु सुनिश्चित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में सही नहीं है? महत्वपूर्ण है ये वुड डिस्पैच, बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में से। देखिए, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन करना था, और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के विषय में कोई प्रावधान नहीं था, और इसमें महिला शिक्षा को समर्थन दिया गया था। बोर्ड डिस्पैच के संदर्भ में जो गलत यहाँ पर कथन है वो है सी वाला, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के विषय में प्रावधान किया गया था बोर्ड डिस्पैच में। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी और डी। देखिए, कथन सी सही नहीं है, क्योंकि बोर्ड डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम के विषय में यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? अंग्रेजी। परंतु इसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा प्रश्न, यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है कि बोर्ड डिस्पैच में देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, जो कि गलत है, कही गई थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जो माध्यम है वो अंग्रेजी को रखा गया था। जैसे कि एक स्टेटमेंट ये निकला, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के विषय में कोई प्रावधान नहीं था बोर्ड डिस्पैच में, जबकि था। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय, निम्नलिखित में से किसने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? 2020 या 19 में ये प्रश्न पूछा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? 3-4 ऑप्शन थे वहाँ पर, तो यहाँ उत्तर सही क्या हो जाता है? यहाँ सही उत्तर हो जाता है लॉर्ड वेलेजली ने। तो लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह आयोग और यह निर्माण की तिथि, जो कि इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये हंटर आयोग, सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। बहुत पूछते हैं हंटर को, सैडलर को, राधाकृष्णन को, कोठारी को भी। तो सबसे पहला इनको एक तरीका तो ये हो गया पूछने का, एक तरीका हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में। तो हंटर आयोग की तिथि है 1882-83, ठीक है। ये सैडलर आयोग की है 1917 से 1919, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 का, कोठारी आयोग 1964-66। ये सारे सुमेलित हैं, सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, शिक्षा से संबंधित आयोग हैं और बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो वुड डिस्पैच को हमेशा याद रखिए, 1854 का है। हंटर कमीशन 1882-83, सैडलर कमीशन या आयोग, सैडलर आयोग हो गया 1917-1919, हार्टोंग समिति है 1929 की, और सॉर्जेंट योजना है 1944 की, राधाकृष्णन आयोग है 1948-1949, और सबसे अंत में है कोठारी आयोग 1964। और सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। वुड डिस्पैच से बहुत प्रश्न बनते हैं, हंटर आयोग से, सैडलर से, हार्टोंग से, राधाकृष्णन से, और कोठारी से भी। और इसको भी आज रख ही लीजिए, 1944 की है सार्जेंट योजना। शिक्षा से संबंधित आयोग हैं ये। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं फुल सीरीज़ के लिए। बाकी नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।